हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डेटा इंटरप्रिटेशन से हर साल तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जिस साल क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और किसी भी तरीके का रिस्क हम नहीं ले सकते। इसी वजह से हम कुछ क्वेश्चन इसके करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैं पहले भी दे चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर खास क्या होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन के अंदर देखिए एक चीज़ देखी गई थी 2018 के पेपर के अंदर, एक पैटर्न देखा गया 2018 के अंदर। तो कुछ तो डेटा डायरेक्टली इंटरप्रेट करने के क्वेश्चन थे, तो वो हमने पिछली क्लास के अंदर करी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे जीएस सी सेट के पेपर के अंदर, जिसके अंदर आपकी थोड़ी जीएस की नॉलेज भी यूज़ हो रही है। ठीक है ना, मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन आया जिसमें डिपेंडेंसी रेशियो की बात की गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं बताया कि डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है, ये आपकी खुद की नॉलेज से आपको पता होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इस तरीके के भी कुछ सी सेट के अंदर क्वेश्चन दिख रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। ठीक है, जिसके अंदर आपको जीएस की भी थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करनी पड़ रही है, जैसे इन्फ्लेशन को लेकर कोई डेटा हो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बारे में, तो यानी थोड़ी सी आपकी जीएस की नॉलेज भी यूज़ हो रही है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, तो इनको थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, श्योर नहीं पता है इसका फॉर्मूला क्या है, अगर इसका शॉर्ट आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड कर दीजिए, उसको फिर अटैम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि फिर उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो ये हम देखेंगे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आगे कैसे आई थी 2018 के पेपर के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। तो प्रीवियस क्लास के अंदर तो जो पहले इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो हमने कर ही लिए थे। आज हम वो वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे वाले जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर नहीं किए थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग कर्व्स दिए, दो ग्राफ दिए गए हैं, कंट्री ए का दिया गया है, कंट्री बी का दिया गया है, कंट्री ए एंड कंट्री बी का दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या बोला गया है, अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप की वो दिए गए हैं, पॉपुलेशन ग्रुप जैसे एक 15 वर्ष से कम की आयु वाले। ठीक है, एक 15 से 64 आयु वालों का दिया गया है, एज ग्रुप वालों का लाइन दी गई है ग्राफ के अंदर, और एक अबाउ 64। तो ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये जो डॉटेड वाली है ये 15 से 64 यानी कि जो काम करने वाली एज होती है, वर्किंग पॉपुलेशन एज वाली का ग्राफ है ये। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन है ये न्यू बॉर्न जो पैदा हुए हैं चिल्ड्रन, बच्चों का है ये। ठीक है, और ये जो डॉटेड वाली लाइन जो है, ये डैश वाली जो लाइन है, ये डैश वाली लाइन है ओल्ड एज पीपल की। तो ऐसे बनी हुई है, दोनों देशों के लिए बनी हुई है, कंट्री बी के लिए और कंट्री ए के लिए, और उनका नंबर्स जो है वो वाई एक्सिस पे दिया गया है, पॉपुलेशन का जो नंबर है उनका वो वाई एक्सिस पे शो किया गया है। ठीक है, चलिए ग्राफ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद द फॉलोइंग ग्राफ्स व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल विच ऑफ दिस मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस। तो यानी इन्फ्रेंस यानी एक तरीके से नतीजा क्या निकाला जा सकता है इन ग्राफ से, वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ठीक देखते। कह रहे हैं पहला इन्फ्रेंस इसमें से बोल रहा है कि ओवर द लास्ट 2.5 डेकेड्स द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ डिक्रीज, यानी कि बीते कुछ 25 साल के अंदर डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ डिक्रीज। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है। तो डिपेंडेंसी रेशियो कुछ नहीं है, 0 से 15 की एज के ग्रुप के लोगों को जोड़िए 64 की प्लस वाली एज ग्रुप से और डिवाइड कर दीजिए 15 से 64। ये मैंने अभी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की क्लास ली है ऑप्शनल के अंदर। ठीक है, तो उधर भी इस चीज़ के बारे में बात हुई है। तो डिपेंडेंसी रेशियो इस तरीके से निकल जाएगा कि आपको निकालना है, मतलब ये जो है ऊपर वाले जो है 0 से 15 वाले जो एज ग्रुप है एक तो, ठीक है 0 से 15 की एज ग्रुप है, और ये 64 से ज़्यादा की एज ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। ये पॉपुलेशन जो होती है ये काम नहीं कर रही होती ज़्यादा बूढ़े, ये रिटायर हो चुके होते हैं। और ये हमारे 0 से 15 वाले, जैसे कि हमारे यहाँ देश में एक्ट भी हैं जो मतलब चिल्ड्रन को काम करने से, मतलब बच्चों को काम करने से, ताकि उनको एजुकेशन मिले तो काम में ना जाए, उसके लिए एक है ना प्रोहिबिशन का जो है चाइल्ड वर्किंग का। ठीक है, तो वो है, और डिवाइडेड बाय किससे करना है, 15 से 64 की उम्र के लोगों को, जो कि होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये जो रेशियो निकलता है जिसमें 0 से 15 वाले एज के लोगों के नंबर्स को जोड़ दिया जाता है 64 से ज़्यादा की एज वाले लोगों के साथ, और उसको आपने रखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रखेंगे आप 15 से 64 यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन, ये वाली रेशियो। तो इससे जो रेशियो निकलेगा ये आपका कहलाता है डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, ऑब्वियसली बात है ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ओवर द लास्ट 2.5 डेकेड द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री बी हैज़ डिक्रीज। तो बी के पास चले जाइए, बी के अंदर जाइए। ठीक है, याद रखिएगा ऊपर क्या है, 0 ऊपर है, 0 से 15 प्लस 64 प्लस वाला डिवाइडेड बाय 15 से 64। तो बी वाले ग्राफ के अंदर जब हम जाते हैं
तो देखते हैं कि आज 2020 मान लीजिए अभी, ठीक है। तो 2020 के मुकाबले ओवर द लास्ट 2.5 डेकेड, यानी कि हम यहाँ पे लगभग यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट 2.5 डेकेड्स के अंदर क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ बी हैज़ डिक्रीज। तो डिपेंडेंसी रेशियो कब डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू बढ़ जाए और ये वाली घट जाए, दोनों केसेस के अंदर, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 15 से 64 एज ग्रुप, जो डॉटेड लाइन है वो 15 से 64 वाली है, तो उसके अंदर इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज करा है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज करिए बी के लिए, बी पे 25 सालों के अंदर, और जो ऊपर वाली वैल्यू है 0 से 15 और 64 प्लस वाली, वो लगभग इधर भी लगभग कांस्टेंट रही है, थोड़ी सी डिक्रीज ही करी है, न्यूमरेटर हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करा है, और इसके अंदर भी कोई भारी इंक्रीज नहीं है, इन नंबर्स के अंदर भी कोई भारी इंक्रीज नहीं है। जितना इंक्रीज कहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए ये जो स्लोप है ग्राफ का यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे वैल्यू देखिए 0.6 के नीचे भी है इधर, है ना, और ऊपर 0.8 से भी ऊपर चले गई, यानी लगभग 0.2 मिलियन, यानी लगभग 0.2 मिलियन का मतलब क्या है, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख, 0.2 मिलियन में 2 लाख से बढ़ गई है पॉपुलेशन। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम इधर की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंक्रीज किया है, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज किया है न्यूमरेटर के मुकाबले, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इस केस के अंदर कि ओवर द लास्ट 2 डिकेड जो है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज किया है तो डिक्रीज ही किया होगा, तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो हमें सही लग रहा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट किन किन में सही दिया हुआ है, ए, सी और डी, तो बी वाला तो गलत हो गया। चलिए ठीक, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जाते हैं, बाय द एंड ऑफ, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 डेकेड्स द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस देन द कंट्री बी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अगले 25 साल के अंदर डिपेंडेंसी रेशियो ए का कम होगा बहुत ज़्यादा बी से, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो यानी कि 0 से 15 और प्लस 64 प्लस डिवाइडेड बाय 15 से 64 वाली, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो अगले 25 यहाँ के मुकाबले हम यहाँ की रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ की अगर बात करें तो ए का जो है डिपेंडेंसी रेशियो, उसके अंदर हमें क्या देखने वाला है, ए का जो डिपेंडेंसी रेशियो है उसके अंदर लगभग डिनोमिनेटर में क्या है 0.8, ठीक है। वहीं बी में डिनोमिनेटर में क्या है, बी में डिनोमिनेटर में 1 से भी ऊंची वैल्यू है, यानी ग्रेटर देन 1 है। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, डिनोमिनेटर बी का बड़ा है, ठीक है, डिनोमिनेटर बी का बड़ा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बी का बड़ा है, चलिए ये पता चल गया। अब न्यूमरेटर चल जाइए, न्यूमरेटर इधर देखिए ए का लगभग कितना है 0.3 और 0.2, यानी प्लस 0.2, इन दोनों को मिला ऐड करना होगा ना 0.3, यानी कि 0 से 15 वालों को और 64 वालों को ऐड करना होगा, तो लगभग आपका कितना हो जाएगा 0.5 के आसपास, और इधर क्या आ जाएगा आपका लगभग 0.2 प्लस 0.2 0.4, यानी न्यूमरेटर बी का छोटा है, डिनोमिनेटर बी का बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है बी की वैल्यू जो है वो ए के मुकाबले छोटी होगी, यानी बी इज लेस देन ए आ रहा है, डिपेंडेंसी रेशियो बी का छोटा आ रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है, ए विल बी मच लेस देन बी, यानी कि उल्टी बात कही गई है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तो जिन जिन के अंदर दूसरा दिया हुआ है वो सीधे सीधे गलत हो जाएंगे, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का सी हो जाएगा। फिर भी इसके अलावा अगर आप चाहें तो तीसरे वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स द वर्किंग फोर्स रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन कंट्री बी कंपेयर टू ए, यानी वर्किंग पॉपुलेशन मैंने पहले क्या बताया, वर्किंग वाली पॉपुलेशन होती है 15 से 64। तो कह रहा है कि आने वाले 2 दशकों में, यानी कि 2020 से लेकर लगभग 2040 के बीच, ये कह रहा है कि 15 से 64 वाली जो एज ग्रुप है, ठीक है, वर्कफोर्स, वो बी में ज़्यादा बढ़ रही होगी ए के मुकाबले। तो यहाँ चल जाइए ए के अंदर, तो ए के अंदर तो वो घटती दिखाई दे रही है, ठीक है ना, वर्कफोर्स जो है वो घटती दिखाई दे रही है, 0.8 के आसपास पहुँच जा रही है, ठीक है, 0.8 मिलियन, यानी लगभग 8 लाख के आसपास, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर बी की बात करें तो बी के अंदर वही सेम चीज़ की वैल्यू मोर देन 1 मिलियन आ रही है, यानी लगभग 10 लाख, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट डेकेड द वर्क फोर्स रिलेटेड टू कंट्री बी की ज़्यादा आ रही है ए के मुकाबले। तो ये बात सही है बिल्कुल, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला 1 and 3।
आपको अगेन मैं एक बार याद दिला दूं, इसके अंदर डिपेंडेंसी रेशियो की नॉलेज आपको आपकी यूज़ करनी पड़ रही है। वर्कफोर्स पॉपुलेशन क्या होती है, ये थोड़ी बहुत नॉलेज यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ वाले क्वेश्चन में वो पैसेज वाला मत लगा देना दिमाग, जो पैसेज हम कर रहे थे कॉम्प्रीहेंशन की, अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इस केस के अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है ये मालूम हो, ठीक है। तो थोड़ा सा जीएस वाली नॉलेज भी यूज हो रही है, तो वहाँ पे ये लेके नहीं बैठ जाना है कि ये क्या बात हो गई यार, सी सेट के अंदर हमसे जीएस का पूछ लिया, ईगो हर्ट हो गया मेरा, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पूछ लिया है, आता है, जवाब देना, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन इसके अंदर भी आपकी जीएस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूज होगी, ठीक है, देखते हैं कैसे यूज होगी। तो ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ने, यानी कि जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो उसने कुछ की पॉलिसी रेट्स के अंदर चेंज किए गए हैं साल के अंदर, ठीक है। तो क्या चेंज किए गए हैं देख लीजिए एक बार। रेपो रेट को बढ़ाया है, ठीक है, 2010 से 2011 के बीच में। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया है और सीआरआर को लगभग सेम रखा है। सीआरआर को सेम रखा है, ये सेम ही रखा है। रेपो और रिवर्स रेपो को, रेपो रेट को और रिवर्स रेपो को इंक्रीज किया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट लाइकली रीजन फॉर सेंट्रल बैंक फॉर सच एन एक्शन, यानी कि ऐसा क्यों किया होगा सेंट्रल बैंक में, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए अगेन ये डेटा इंटरप्रिटेशन तो है ही, इसके अलावा आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए इकोनॉमिक्स की। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो ये नॉलेज आपको होगी ही होगी, ठीक है। जीएस का पेपर ऑन क्लियर कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है ग्राफ के अंदर से। तो वो पूछ रहा है कि भैया क्यों इंक्रीज किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। पहला कह रहा है कि एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ऐसा नहीं होता इसके लिए, ठीक है ना। इसके लिए रिवर्स रेपो मतलब पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं बढ़ाया जाता रिवर्स रेपो और रेपो रेट, ठीक है। तो इसका सीधा सा देखिए, ये सिंपल सा एक तरीके से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्यों बढ़ाई जाती है। तो हमने, अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा तो इसका सीधा सा जवाब है, ज़्यादा मैं ये ऑप्शन देख ही नहीं रहा। वैसे भी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को बढ़ाने से लिक्विडिटी डिक्रीज करती है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत, लिक्विडिटी डिक्रीज करती है। एफडीआई बढ़ाने के लिए बहुत अलग अलग काम होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। उसमें रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, उसका मकसद ये नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इंकरेजिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेविंग्स, देखिए अगेन इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन आप दोनों चीज़ों से नहीं जोड़ सकते। इसका सिंपल सा आंसर है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट बढ़ाता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। क्योंकि जब आप रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं तो मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाता है, ताकि क्या हो, मनी सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल किया जा सके, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया जाए। तो जब भी आरबीआई को या फिर सेंट्रल बैंक को अगर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है, तब हम ये स्टेप देखते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है। तो हाल ही में अभी रिवर्स रेपो रेट देखिए आप, डिक्रीज किया गया है, ठीक है। तो वो क्या किया गया, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, आपको आने चाहिए। यहाँ पे बस आपको ये इंटरप्रेट करना था कि ग्राफ के अंदर क्या दिखा रखा है, रेपो रेट को इंक्रीज किया या रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया। तो दोनों को इंक्रीज किया, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का ही रहता है लगभग वही दिखाया गया इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो अगेन आपकी जीएस वाली इंफॉर्मेशन जो लॉजिक है वो आपके यूज में आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वही वाली बात है थोड़ी सी, जैसा कि मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें आपकी जीएस की इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा रखा है, अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी सी टेबल दे रखी है, अलग अलग स्टेट्स दे रखे हैं, इस टेबल के अंदर, और स्टेट्स के साथ साथ लिखा है उनका पर कैपिटा इनकम दे रखा है। चलिए ठीक है, पर कैपिटा इनकम दे रखा है। इसके अलावा दे रखा है जीडीपी ग्रोथ रेट और टेली डेंसिटी मतलब कितने लोगों के पास ये मोबाइल सिम कनेक्टिविटी और ये सब है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़, तो ये समझ में आ गया ग्राफ। अब क्या कह रहे हैं कि विद द फॉलोइंग टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस। तो भैया बता दीजिए इसमें से सबसे मोस्ट लॉजिकल और रेशनल इन्फ्रेंस कौन सा है। ये सवाल हमसे सीधे सीधे पूछा गया है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम चलते हैं इसके अंदर, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विद हाई
टेली डेंसिटी, हाई पर कैपिटा इनकम। तो देखिए हाई पर कैपिटा इनकम कहाँ कहाँ है, इसकी हाई पर कैपिटा है, इसकी हाई पर कैपिटा मानी जा सकती है, इसको भी थोड़ा हाई मान लो, इसको भी थोड़ा हाई मान लो, इसको भी थोड़ा हाई मान सकते हो। तो इनकी देख लीजिए, इनकी क्या कह रहा है, टेली डेंसिटी इनकी कितनी कितनी है। तो टेली डेंसिटी इसकी 76 है, इसकी 77 है, इसकी 104 है, इसकी 96 है और इसकी 97 है। और बाकियों की देखिए 70, 35, 50, 5, 6, ठीक है, 57, 63, 52, 62, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये बात बिल्कुल सही लग रही है हमें, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ऑलवेज, उसने क्या कहा है, हायर पर कैपिटा इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम जिस वाले नंबर्स में है यहाँ पे, उनके साथ हमें देखने को मिल रहा है कि हाई टेली डेंसिटी है। तो ये बात लॉजिकल हो रही है, ग्राफ से हमने डेटा इंटरप्रेट करके पता लगा लिया, तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ठीक है, अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अगला क्या पार्ट कह रहा है, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर हाई पर कैपिटा इनकम, यानी कि कह रहा है कि हाई जीडीपी ग्रोथ रेट है तो हाई पर कैपिटा इनकम होगी हमेशा। तो हाई जीडीपी ग्रोथ रेट देख लेते हैं, इसको हाई मान सकते हैं, इसको भी 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 थोड़ा हाई मान लीजिए, इसको भी थोड़ा हाई मान लीजिए, दो चार ऐसे हाई वाई उठा लीजिए जो 9 से, तो भाई डेटा को देख के समझ में आ रहा है ना कौन से वाले ज़्यादा हैं, अपने आप समझ लीजिए कि 9 से 9 के आसपास या 9 से ज़्यादा वाले को हाई मान लीजिए। ठीक है, तो हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर हाई पर कैपिटा इनकम, मतलब अगर ये ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा ही होगी, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए अब इसका ये 5 है हाई जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट इसकी किसकी ज़्यादा है, स्टेट 3 की ज़्यादा है, 3 की ज़्यादा है 2 के मुकाबले, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, पर कैपिटा स्टेट 2 की ज़्यादा है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेट 2 की ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेट 2 की कम है, उसके बावजूद भी उसकी पर कैपिटा इनकम स्टेट 3 से ज़्यादा है। तो ये जो ऑलवेज वाली बात है, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा हायर पर कैपिटा इनकम होगा, ये यहीं कैंसिल हो जा रहा है। ऑलवेज लिखा हुआ है ना उसमें, जनरली भी नहीं लिखा हुआ, ऑलवेज लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमने एक ही ऑप्शन देख लिया जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इन दोनों को ही कंपेयर कर लीजिए आप, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उसके बावजूद भी, मतलब स्टेट 3 की जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन पर कैपिटा इनकम स्टेट 2 की ज़्यादा है। तो ये वाली चीज़ जो हायर जीडीपी ग्रोथ रेट होगी तो हायर पर कैपिटा इनकम होगी, ये वाला स्टेटमेंट गलत साबित हो जा रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कहाँ पे दे रखा है पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत इस वाले के अंदर है और इस वाले के अंदर, तो दूसरा गलत, तो ये वाला तो ऑप्शन सीधे सीधे ही खारिज हो जा रहा है। ठीक है, और ये पहला क्योंकि सही है तो ये वाला भी खारिज हो जा रहा है। तो अब इन दोनों में कोई हो सकता है 1 और 3, ए और सी में से। तो देखते हैं अगला क्या कह रहा है, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरीली इंश्योर हाई टेली डेंसिटी। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हाई है तो हाई वाली जीडीपी ग्रोथ रेट ले लीजिए, ये हाई, इसको भी हाई मान लीजिए, इसको भी हाई मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, ये कुछ मान लिया हमने हाई जीडीपी ग्रोथ रेट। तो कह रहा है कि इसका ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि टेली डेंसिटी इनकी हाई ही होगी। तो इसकी हाई जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से देख लीजिए एंश्योर। ठीक है, तो हाई जीडीपी ग्रोथ रेट की टेली डेंसिटी इसकी 70 है, इसकी 50 है, इसकी 50 है, ठीक है, इसकी 5 ही है। देखिए अब इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए 9 से कितनी ज़्यादा है लेकिन टेली डेंसिटी कितनी कम है, 5 ही है केवल। ठीक है, उसी तरीके से स्टेट 3 की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी ज़्यादा है 10.83 लेकिन इसकी 50 है। ठीक है, और इसकी कम है 9.52 है इन दोनों के मुकाबले, फिर भी इसकी टेली डेंसिटी ज़्यादा है दोनों के मुकाबले। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 1 की, स्टेट 1 की ज़्यादा है। ठीक है ना, स्टेट 1 की कम है, स्टेट 1 की कम है 3 और 4 के मुकाबले, लेकिन उसकी टेली डेंसिटी उन दोनों से ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ रेट 3 और 4 के मुकाबले 1 की कम है, जीडीपी 1 की लेस देन है 3 और 4 से, लेकिन टेली डेंसिटी की बात की जाए तो 1 की ज़्यादा है 3 और 4 के मुकाबले। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि हायर जीडीपी ग्रोथ रेट है तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि हाई टेली डेंसिटी होगी। सही बात है बिल्कुल, तो 1 और 3 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 74 का सी। ठीक है, तो सिंपल सा है, डेटा है, डेटा दिया हुआ है टेबल के अंदर। क्या है इस क्लास का नाम, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास है। सीसेट के अंदर पूछा जा रहा है आपको डेटा दिया गया है, डेटा आपको इंटरप्रेट करना है। ठीक है ना, कलेक्टर आईएएस कुछ भी बन जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत सारा डेटा दिया जाएगा। कहीं कहीं से डेटा आएगा कि भैया यहाँ पे ये है वहाँ पे ये है, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन वहाँ पे लाइव करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल बात है कि आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसी टेबल को लेकर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी टेबल को लेकर कुछ अजम्पशन लिए गए हैं, तो आपको बताने हैं कि ये अजम्पशन इनमें से कौन से वैलिड है, कौन से वैलिड है ये पूछा है। तो पहला अजम्पशन क्या कह रहा है, नाउ डेज prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making large investment in telecom infrastructure। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे ये हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, तो ज़रूरी नहीं है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी टेली डेंसिटी ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमने देख ही लिया, ठीक है ना, कि जीडीपी अगर ज़्यादा है तो टेली डेंसिटी ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑलरेडी हाई परफॉर्मिंग स्टेट कैन नॉट बी सस्टेन, यानी कह रहा है कि किसी भी अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट जो है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी अमीरी प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना, उसकी प्रॉस्पेरिटी को अगर सस्टेन करके रखना है, अगर उसको सस्टेन करके रखना है तो लार्ज इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमने क्या देखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट का टेली डेंसिटी से कोई खास रिलेशन वहाँ पे निकला नहीं है, और उसके अलावा इतना ओपिनियन वाला स्टेटमेंट देने के लिए इंफॉर्मेशन वहाँ पे डेटा इतना नहीं दिया गया है, ओपिनियन इतना तगड़ा है और डेटा उसके मुकाबले नहीं दिया गया है, ठीक है। कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, लार्ज कैन नॉट बी सस्टेन्ड, ठीक है। तो हमें क्या पता, किसी और इंडस्ट्री मान लीजिए टेलीकॉम की जगह किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दे, टेलीकॉम की जगह हमने इन्वेस्ट कर दिए ये मान लीजिए सोलर के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, तो सोलर पैनल लगा के क्या ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है, उससे सस्टेन किया जा सकता है। तो दूसरे जब हमें सेक्टर्स बताए नहीं हैं तो हम अपनी मर्जी से ये नहीं कह देंगे कि टेलीकॉम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी गई है, तो ये स्टेटमेंट हम सही नहीं मानेंगे, ये अजम्पशन हम मान के नहीं चलेंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा बड़ा अजम्पशन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला अजम्पशन क्या कह रहा है, नाउ डेज अ वेरी हाई टेली डेंसिटी इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन। देखिए वेरी हाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट और मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रमोटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन स्टेट। देखिए टेली डेंसिटी को वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट से कनेक्ट किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। टेली डेंसिटी को ग्राफ के अंदर जो है पर कैपिटा इनकम से भी कनेक्ट किया गया है, ये भी बात सही है। लेकिन हमने वहाँ क्या देखा था कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई जीडीपी ग्रोथ रेट हो तो टेली डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये हमने देख ही लिया, ठीक है ना, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और हाई जीडीपी ग्रोथ रेट हो तो हाई टेली डेंसिटी होगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। पर कैपिटा हाई जीडीपी और पर कैपिटा में कोई खास ऐसा वो नहीं देखा रोल, और जीडीपी और टेली डेंसिटी में कोई खास ऐसा रोल नहीं दिखाई दिया कि बहुत भयंकर कनेक्शन है। तो बहुत ज़्यादा हाई टेली डेंसिटी हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है भैया बिजनेस लाने के लिए या ग्रोथ लाने के लिए स्टेट से। ये भी हम इस डेटा से नहीं कह सकते, ये डेटा हमारे लिए काफ़ी नहीं है इतना, क्योंकि हमें और भी दूसरी कंडीशंस भी तो बताओ ना, और क्या है। आपने कह दिया कि ये मोस्ट असेंशियल है, तो ये मोस्ट असेंशियल है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा कि बाकियों के मुकाबले ये ज़्यादा असेंशियल है। तो बाकियों की तो किसी की बात ही नहीं की गई है टेली डेंसिटी के अलावा, किसी भी ग्राफ के अंदर टेली डेंसिटी के अंदर किसी और चीज़ की बात की ही नहीं गई है, तो किसी और चीज़ की बात नहीं की गई है, तो उन और चीज़ के मुकाबले ये अच्छा या बुरा है हम कैसे जान लें। तो ये अजम्पशन करना भी गलत होगा कि बाकियों के मुकाबले मोस्ट एसेंशियल कंडीशन जो है वो टेली डेंसिटी होगी। इसके अलावा हमने ग्राफ के अंदर भी देख लिया कि काफ़ी सारी चीज़ें तो इंश्योर नहीं हो रही हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है तो टेली डेंसिटी बहुत अच्छी होगी, हाँ ऐसा कोई कनेक्शन खास हमें नहीं दिखाई दिया, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी देख लिया। तो इसलिए ना ही वन वैलिड लग रहा है हमें, ना ही इस केस में 2 वैलिड लग रहा है, और इसीलिए इसका आंसर हम डालेंगे 75 का डी, नीदर 1 और 2। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर टैक्स रेवेन्यू, अगेन आपकी जीएस की इन्फॉर्मेशन देखिए इसके अंदर कैसे यूज़ होगी। तो टैक्स रेवेन्यू दे रखा है अलग अलग साल का, और अलग अलग लाइन दे रखी है। एक्साइज की ये वाली लाइन है, कस्टम्स की इस तरीके की लाइन है, कॉर्पोरेट टैक्स की ऐसी डॉटेड लाइन है, पर्सनल इनकम टैक्स की ऐसी लाइन है, और सर्विस टैक्स की ऐसी लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से सबसे रेशनल इन्फ्रेंस कौन सा रहेगा, यानी रेशनल सबसे ज़्यादा मतलब क्या, इससे निष्कर्ष टाइप आप निकाल सकते हैं, वो सवाल पूछा गया कि क्या रेशनल इन्फ्रेंस आपका रह सकता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने ऐसा बोल दिया तो हम देख लेते हैं क्या रेशनल इन्फ्रेंस है। चलिए ठीक है, तो क्या रेशनल इन्फ्रेंस है। तो ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एज
परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज वाइल दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैज डिक्रीज। ठीक, अगेन जीएस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी आपके काम आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनमें से कौन कौन से आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इनमें से कौन कौन से आते हैं। तो सबने अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स जो है ये आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, और ये एक्साइज, कस्टम्स और ये जो सर्विस टैक्स हैं ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली कि कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स जो है वो आपके डायरेक्ट टैक्स है। तो क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, उसकी ओर जाके उसे रीड कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस पूरे पीरियड के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस हैज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज, तो वाइल दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैज डिक्रीज। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स यानी डॉटेड वाली लाइन हमें दिख रही है बढ़ रही है, उसके परसेंटेज बढ़े हैं, काफ़ी बढ़े हैं डॉटेड वाली लाइन की। ठीक है ना, यहाँ 10% से वो कहाँ तक पहुँच गया, 10% से 40%, 10% से 40% पहुँच गया है। कौन सा वाला, कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा जो है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का दूसरा हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो वो भी 10 से लगभग आपका 15 के पास पहुंच गया। ठीक है, तो 10 से 15 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो जो पहले 20 था वो अब आपका 55 के आसपास हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में टोटल इंक्रीज करा। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो आप देख लीजिए एक्साइज जो कि लगभग 45 के आसपास था वो डिक्रीज करके अब 15 से 20 के पास आ गया। तो एक्साइज का तो घट गया, 45 से 20 के पास आ गया। ठीक है, बाकियों का अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी करा हो, कस्टम्स का अगर देखते हैं हम तो कस्टम्स का भी जो है वो 35 से डिक्रीज होके लगभग वही 20 के पास आ गया, 35 से डिक्रीज होके 20 के पास आ गया। और सेम इसी तरीके से बात की जाए सर्विस टैक्स की तो सर्विस टैक्स का थोड़ा सा इंक्रीज करा है। ठीक है, सर्विस टैक्स का आपका 0 से 5 के पास चला गया, तो 5 का इंक्रीज है और इधर 25 और 15 का डिक्रीज है। तो टोटल 40 में से 5 और माइनस कर लीजिए ये, तो 35 का इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है दिख रहा है हमें, डिक्रीज दिखाई दे रहा है। 35% का डिक्रीज दिखाई दे रहा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, और डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में के अंदर हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है लगभग 35% का। ठीक है ना, तो यही वाली बात सिद्ध हो जा रही है जो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन एज परसेंटेज टू ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करा है और इनडायरेक्ट का डिक्रीज करा है। अगेन आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमें पता होना चाहिए कि भैया डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो चीज़ मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि मैंने पैसेज के अंदर जो कही थी बात कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कि बाहरी ज्ञान जो है वो नहीं लगाना है, तो बाहरी ज्ञान नहीं लगाना है, लेकिन इस वाले इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ी सी अपनी जीएस वाली इंफॉर्मेशन और नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी। आई होप सभी को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगला वाला पॉइंट। ठीक है, द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी डेमोन्स्ट्रेट दैट ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन नेगेटिव ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ये एक्साइज से डेटा से पता चल रहा है, तो एक्साइज डिक्रीज करा है। तो अब आपको थोड़ी सी आपने बाहर के इंफॉर्मेशन ये लगा ली कि एक्साइज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। ठीक है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्साइज घटा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन नेगेटिव, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कम हुई होगी। अगर सरकार का एक्साइज टैक्स कलेक्शन कम हुआ है तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कम हुई होगी, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए आपने दिमाग लगा लिया यार, बात तो सही है, बाहर की इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, मैंने सर ने बोला कि बाहर की इन्फॉर्मेशन इसमें लगा सकते हैं, तो मुझे पता था एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है, क्योंकि सर्विस तो सर्विसेज के ऊपर लगता है, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड के ऊपर एक्साइज लगता है। और अगर एक्साइज टैक्स कलेक्शन कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ ही होगा। ठीक है, यही तो वो स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि एक्साइज टैक्स कलेक्शन इसलिए भी तो कम हो सकता है कि सरकार ने एक्साइज टैक्स की रेट घटा दी हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया है कि एक्साइज टैक्स की रेट बढ़ाई है या घटाई है, उनने तो ये बताया कि एक्साइज टैक्स का जो परसेंटेज है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में वो डिक्रीज करा है, और वो डिक्रीज किसी भी कारणवश कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग के, ये डेटा हमें नहीं दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग की वजह से गिरा है या फिर एक्साइज के अंदर जो है
टैक्स रेट कम किए गए हों। टैक्स रेट कम भी तो किए जा सकते हैं ना, सरकार ने सोचा हो कि भैया अब हम क्या करेंगे, सर्विसेज पे टैक्स बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे। सरकार की ये पॉलिसी भी तो हो सकती है ना। तो सरकार क्या करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उस पर एक्साइज को कम कर सकती है, जिससे क्या हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे बोझ एक्साइज टैक्स का अगर कम हो जाएगा तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो क्या पता एक्साइज को घटाने की वजह से उल्टा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा ग्रो कर गया हो। तो ये हम कंफर्म नहीं कह सकते दूसरे वाले स्टेटमेंट को, इसीलिए हमें पहला वाला तो सही लग रहा था और दूसरा वाला गलत लग रहा है। और इस केस के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा 76 का ए वाला। आई होप सभी को समझ आया हो क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन हो गए। आई होप कि ये जो पूरी सीरीज़ हमारी रही है, अगर इसमें कोई एक आध लेक्चर और बच जाएगा तो वो मैं देख लूँगा, पर आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो, आपके सी सेट के लिए मदद करे। आप वहाँ जाइए, बहुत ही इजीली सी सेट क्लियर कीजिए। आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ट्राई टू स्कोर, ट्राई टू हैव कूल एंड काम हेड ओवर देयर इन द एग्ज़ाम। मतलब ठंडे दिमाग से सोचिए, ज़्यादा घबराइएगा मत। तैयारी आपकी अच्छी है तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती सिलेक्ट होने से। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।